1 करोड़ मध्यम वर्गीय भारतीय जिनका सपना है बड़े होने का, वो लोग आज इस अरब देशों में, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे कुवैत हो, चाहे यूएई हो, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, सऊद हो, वहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं, वहाँ सेटल्ड हैं, वहाँ पर लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए ईरान में जो आज संघर्ष हो रहा है, जो एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान खड़ा है, इस संघर्ष को लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इसका फल क्या होगा। जो सवाल आपने किए वो सवाल उनके मनों में भी है कि युद्ध कब तक चलेगा, उनके परिवारों में कब तक होगा। हमें तो कहा गया कि जितने हमारे कलकत्ता के जितने हमारे लोग थे जो दुबई में थे, वो जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी वर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो शायद कलकत्ते वापस आ गए, अपनी रूट पे वापस आ गए हैं। कहा जाता है कि युद्ध जो है ये किस तरह का युद्ध है। कहा गया पहले, यह युद्ध क्या लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए है या युद्ध जमीन के लिए है। शायद ये बात सही होती यदि हम 50-60 साल पहले अपने उस दिमाग को इस्तेमाल करके और उस चश्मे से हम देख रहे होते हैं, तो बोला जाता है कि ये तो ना जमीन के लिए है और ये ना तो फिर किसी को स्वतंत्रता दिलाने के लिए है। ये थ्रू एंड थ्रू जो है पक्का, ये जो युद्ध चल रहा है, खाड़ी का युद्ध जो चल रहा है, वो वहाँ की संपत्ति को हासिल करने के लिए किया जा रहा है। ये एनर्जी वॉरफेयर है, राइट, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है, एक नई तरह का युद्ध है। ये 5वीं श्रेणी का 5th जनरेशन वॉरफेयर है। इसको एसिमेट्रिक वॉर बोलिए, इसको आप साइकोलॉजिकल वॉर बोलिए, इसको आप एल्गोरिदम वॉर बोलिए, इसको आप डिस्ट्रक्टिव बोलिए। एक नया विश्व है जिसमें हर एक मानव, हर एक स्टैंडर्ड अलग है। किसी भी युद्ध को करने के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी है कि पहला, उस युद्ध का संचालन कौन करता है, हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा, उनकी स्टैमिना क्या है, उसमें युद्ध करने की क्षमता क्या है और कब तक चलेगा, कल्मिनेशन पॉइंट कब तक है। और उसके साथ में आप न्यूक्लियर बोल रहे हैं तो उसको भी हम लोग एड्रेस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी 2 फाड़ हैं। एक तरफ अमेरिका को हम लोग देखते हैं जिसमें ट्रंप हैं, तो ट्रंप की बात जितनी कम की जाए उतनी अच्छी है। ग्रीनलैंड से उन्होंने काम शुरू किया था कि ग्रीनलैंड हम ले लेंगे। उसके बाद वो कनाडा को अपना राष्ट्र बनाना चाहते थे, हम ले लेंगे। वेनेजुएला को कहा, उसके राष्ट्रपति को लेके चले गए। अब ईरान में आए, ईरान में आकर के उन्होंने कई लोगों को अभी मारा है और उसके बाद अब बोल रहे हैं मैं क्यूबा जाऊंगा। तो एक तरफ जो संचालक है, वो संचालक जो है उसकी नीतियां स्पष्ट नहीं है। वो जैसे रात बीतती है सुबह आती है उनकी बातें बदलती हैं। वो एक बिजनेसमैन है। आज ईरान को प्रेजेंट हालत में लाने के लिए, करंट हालत में लाने के लिए एक ही शख्स जिम्मेवार है, उसका नाम है ट्रंप। 2018 में उन्होंने ही वो जो चुक्तियां थी, जो उसको बराक ओबामा ने वो जो वहां पर एक एग्रीमेंट किया था जिसमें कहा गया था हम तुम्हारे पर से सारे जितने प्रतिबंध हम हटा रहे हैं, इन्होंने जानबूझ के 2018 में ट्रंप जब पहली बार आए तो उस समझौते से बाहर हुए और 2020 3 जनवरी को उन्होंने तेहरान में बम मारकर उनके एक जनरल साहब को मारा, उनके जनरल साहब को। तो ये आज जो उसके बाद जो प्रतिबंध लगे हैं आज ईरान की जनता पे, आज जिस से वो त्रस्त हैं, इसके लिए ये डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेवार हैं और कोई जिम्मेवार नहीं। दूसरी तरफ देखिए, ये जब युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी से जो संघर्ष नया शुरू हुआ, उस संघर्ष में कहा गया कि हमने खमेनी साहब को, अली खमेनी साहब को हमने उनका खात्मा कर दिया। वो बहुत बड़े जो थे, बहुत उनकी विचारधारा जो थी अच्छी नहीं थी। तो अब सवाल यह है कि 9 दिनों से लगातार ईरान का युद्ध संचालन कौन कर रहा है। जब आपने उसके डिफेंस मिनिस्टर मार दिए, उनके ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मार दिए, तो हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर ईरान में कौन दे रहा है। यही तो है कि ईरान की जो सोची समझी लोग हैं, जो उनका विचारधाराओं से मिले हुए लोग हैं, वो बहुत ही तरह से संगठित हैं। उन्हें एक खमेनी गए, 10 खमेनी उनके पास तैयार हैं, वो विचारधाराएं तैयार है। ये जो तरह तरह की जो प्रोपेगेंडा जो थी चलाई जा रही थी, वो खत्म हो गई। अब कहते हैं क्षमताएं क्या है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की क्षमताओं को हमारे पश्चिमी देश के मीडिया ने इस तरह से उछाला, लगता है वो कह रहे थे आज R-22, आज F-22 आ रहा है, ये तो पूरी उनको खत्म कर देगा। आज स्टेल्थ फाइटर आ रहे हैं, आज मदर ऑफ ऑल बम आ रहे हैं। और आज 9 दिन के बाद जब उन्होंने खुर्रम शहर 2 जो मिसाइल फायर किया है और जो उसमें 1 टन का जो बारूद लगा हुआ जो वॉरहेड है, जब वो इजराइल की धरती पर गिर रहा है या सऊदी में गिर रहा है या फिर दुबई में जा रहा है या कुवैत में या इराक में या यूएई में, तो कहा जा रहा है आप ये जो इतने दिनों से चिल्ला रहे हो कि मैंने हर एक दिन 1000 सॉटी चला रहे हैं, वहां तो कोई है नहीं जनाब, वहां तो सारी चीज खत्म हो गई। ये सब तो प्रोपेगेंडा है। जो हम असली बात देख रहे हैं, वहां भारतीय जो हैं वो जो अपने घरों को फोन कर रहे हैं,
वो लोग जो अपने माँ बाप पिताजी से जो बातें कर रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि युद्ध की भयावह स्थिति क्या है। युद्ध की भयावह स्थिति उनसे हमें पता लग रही है, और यह पता लग रहा है कि जो नया स्ट्रेटजी ईरान ने लिया है, जिसकी बात आप भी कुछ समय पहले कर रहे थे, वो नया स्ट्रेटजी जो ये है, ईरान जो है इजराइल को बना तो रहा है, टारगेट बना रहा है, लेकिन साथ में खाड़ी के अरब के उन देशों को भी बना रहा है। कहा था जहां जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं उनको बुरी तरह से नष्ट किया है। बहरीन में एक जो उनका रडार जो 5000 किलोमीटर देखता था अमेरिका का, खत्म। बहरीन में एक उनकी जो 5th बेड़े का जगह था, खत्म। उनका एक भी जगह जहां उनकी यूएस एम्बेसी है, जहां उनके नेवल बेसेस है, जहां उनके ये थे, सब खत्म कर दिया गया। ये है ईरान की ताकत, ये है ईरानियन लोगों की ताकत। ये अमेरिका जो बार बार एक प्रोपेगेंडा चला करके विश्व में अपना एक चेहरा बनाया था, वो उसको आज ईरान ने खत्म कर दिया है। ईरान को खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। अब कहा जाए कितने दिन तक चलेगा, कल्मिनेशन पॉइंट क्या है, तो एक बात को आप समझिए, ये बड़ी सिंपल चीज है। ये यदि इसको हम जमीन का सतह मान लेते हो, जमीन के नीचे करीब कई हजार फीट नीचे तेल है, और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर ईरानियन लोग हैं या खाड़ी के अन्य लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ईरान के साथ एक अलग चीज है, तेल ईरानियन लोगों के बीच में एक बीच का जगह है जिसमें उनका मिसाइल सिटी बोलते हैं, और ये मिसाइल सिटी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। और ये मिसाइल सिटी अब खत्म होने का नहीं है, क्योंकि इजराइल ने पूरी कोशिश कर ली हमास जैसे संगठन को, उनकी टनल वारफेयर को खत्म करने के लिए नहीं हुआ। और ये ईरान बार बार बोल रहा है कि मेरी मिसाइल सिटी इतनी जबरदस्त है, और उनका संचालन कौन कर रहा है, 30 प्रोविंसेस में बांट दिए गए हैं। उनकी जो टुकड़ियां हैं वो आपस में ही काम किए जा रही हैं और कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही हैं। उनका खात्मा होना बड़ा मुश्किल है। तो ये युद्ध चलेगा, ये युद्ध चलेगा। अब कहा जाता है न्यूक्लियर, यस, अभी क्या हुआ, अमेरिका ने कहा था कि हम उनकी न्यूक्लियर चीजों को तोड़ना चाहते हैं। विटकॉफ एंड कुशनर जो आपके ट्रम्प के जो ये थे निगोशिएटर थे, उन्होंने खुद ही मान लिया आपकी 28 तारीख को, 27 फरवरी को, और फॉक्स न्यूज में जाकर के उन्होंने 3 मार्च को कहा है विटकॉफ ने कि ईरान के पास 10,000 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसमें 480 किलोग्राम जो है 60% इनरिच यूरेनियम है, बाकी थोड़े कम कम वाले हैं। उनके पास बम बनाने की क्षमता है, 11 न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, और 7 से 10 दिन के अंदर, तो 7 दिन तो हो गए। और 2 जो वहां पर बम ब्लास्ट हुए, जो अंडरग्राउंड वहां जो जलचला आया, अर्थक्वेक आया, इससे साफ पता चल रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम भी है और ईरान के पास अब वो मिसाइलें भी हैं। तो अब अमेरिका को सचेत होना, लेकिन क्या वो टारगेट अमेरिका या इजराइल होगा? इजराइल हो सकता है, लेकिन उनका अब टारगेट खाड़ी के देश हैं जहां हमारे भारतीय हैं। इसलिए हमारी इंटरेस्ट में तो यह है कि जो एटम फॉर पीस, परमाणु शांति के लिए, यह योजना हमने नहीं दी, भारत ने नहीं दी। ये योजना 70 के दशक में आइजनहोवर ने ईरान में, उनकी तेहरान में पहला न्यूक्लियर प्लांट इसी अमेरिका ने लगाया था, कहा था एटम फॉर पीस। और जानते उनकी सेंट्रीफ्यूगल चीजें किसने दी? वो पाकिस्तान के AQ खान ने वहां जाके बैठाया था। तो ये पाकिस्तान और अमेरिका, आज हम लोग यदि किसी को ब्लेम करें तो ये 2 कंट्रियां हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करनी। और जैसे जैसे चीजें खुलती जाएंगी, लोग आपकी ताजा टीवी देखें, बहुत अच्छा, लोगों को हम लोग अपडेट देते रहेंगे उनके। देखिए, कहावत है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आज का ईरान जो है एक प्रयोगशाला है। आपने चाइना और रशिया की कई बातें कही। चाइना ऑपरेशन सिंदूर में उसके इक्विपमेंट फेल हुए, आपके जो वेनेजुएला में उसके इक्विपमेंट फेल हुए। ये पहली बार है जो उन्होंने अपनी सैटेलाइट्स को, अपनी जितने सीक्रेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सीक्रेट्स हैं, उन्होंने ईरान में रखा हुआ है। ईरान के लोग उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखिए उनकी मिसाइलें किस तरह से उड़ रही हैं। एक बहुत बड़ा लेसन हम लोग के लिए है आत्मनिर्भरता। आज ईरान ने जहां जहां आत्मनिर्भर अपने आप को बनाया है, वहां वहां उनको सक्सेस मिला है। उनकी मिसाइलें हों, उनकी चाहे ड्रोन हो, ये दोनों चीजें वो बनाते हैं। उनकी अपनी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और आज दुनिया में उनकी टक्कर का बहुत कम देश है जो बना रहा है। तो भारत को इससे बहुत बड़ी, हम बाहर से चीजें ले आकर के जोड़ रहे हैं और फिर युद्ध में जा रहे हैं। उसका हालत परिणाम ये हो रहा है, आप खाड़ी के देशों में देख लो क्या हुआ है। खाड़ी के देश, और दूसरी बात जो कहा गया, बार बार कहा जाता है, खाड़ी के देश तो सुल्तान और अमीरों का देश है, उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। सुल्तान का लड़का ही सुल्तान होता है। साउथ को देख लो, बहरीन में देख लो, आप UAE में देख लो, आप कहीं भी देख लो, आप वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और अमेरिका जिस ढंग की डेमोक्रेसी वहां ला रहा है, आप इराक के लोगों से जरा पूछना कि सद्दाम हुसैन जाने के बाद उनकी जिंदगियां ठीक हुई या नहीं। आप जाके लीबिया में पूछना, गद्दाफी के मृत्यु के बाद वहां के लोगों की जिंदगी क्या है। तो ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका के, वो इस बात को समझते थे। उन्होंने कहा था कि हमारी डेमोक्रेसी को
हम दूसरे देशों पर मत लादा जाए। और ये बात ट्रंप को ही पता था। ट्रंप के जो एडवाइजर थे उन्होंने कहा था कि इस बार हम अपनी, उनकी स्ट्रेटेजिक पेपर में थी कि हम जो अपनी डेमोक्रेसी समझ रहे हैं दूसरे पर नहीं थोपेंगे। आज वो रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरा हाथ उसमें हिस्सा होना चाहिए। ये निगाहें कहीं और है, निशाना कोई और है। निशाना चाइना है। निशाना जो चाइना का जो तेल है वो है वेनेजुएला से बंद हुआ, आज खाड़ी देशों से बंद हुआ। और चाइना का जितनी भी इकोनॉमी है वो भी ऑयल की तरह है। हम तो जिंक जाएंगे लेकिन चाइना डूब जाएगा, उनके पास माटी नहीं है। और यही कारण है कि युद्ध लंबा खींचेगा और चाइना की इकोनॉमी डामाडोल होगी। दैट इज व्हाट अमेरिका वांट्स। और याद रखिए, अमेरिका हमारा मित्र नहीं है भारत का, इसलिए हम बार बार आत्मनिर्भरता बोल रहे हैं। आज यदि युद्ध हो तो अमेरिका बांग्लादेश के साथ खड़ा है, अमेरिका आसिम मुनीर के साथ खड़ा है, हमारे साथ तो नहीं है। पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हमारे साथ नहीं है।